हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉक 10 के बारे में और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि आपने बाकी के मॉक को ज़रूर लगाया होगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराया है। आने वाले बिहार एसएससी CGL 4 और बिहार एसआई को देखते हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखा करिए और सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए। तब तक चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित शैलखंड स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है। शैलखंड स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बन जाता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और धौलावीरा से आपको पता होगा, धौलावीरा जो है ये आपका पड़ता है जो कि, और साथ ही साथ मैं आपको ये पहले बता दूं कि धौलावीरा जो आपका पड़ता है ये गुजरात में तो पड़ता है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि धौलावीरा से जो प्राप्त साक्ष्य है, दुर्ग और नगर जो टीले का साक्ष्य मिला है, एक मध्य नगर का साक्ष्य मिला है, कुएं का साक्ष्य, स्टेडियम का साक्ष्य, और यहाँ पे हमने बात किया शैलीकृत स्थापत्य का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे नजर डालिए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर पाकिस्तान की मेहरगढ़, ऑप्शन बी होगा, पाकिस्तान के मेहरगढ़। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया है कि भारत में कपास की खेती का सबसे पहला जो साक्ष्य वो मिलता है पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ एक नवपाषाण स्थल है। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि यहाँ करीब 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। यानी सबसे पहला जो कपास का हमें साक्ष्य मिलता है वो नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभों की चाबूतरी की विशेषता पाई जाती है। आर्यक स्तंभों वाले चाबूतरी की विशेषता पाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी, अमरावती। ठीक है, अमरावती यहाँ पे हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन सी को, अमरावती। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि अमरावती जो स्तूप है इसका निर्माण सातवाहन राजवंश के समय में किया गया था। स्तूप ईंटों से बना है, पत्थर की बाढ़ से घिरा हुआ है। इसमें प्रदक्षिणा पथ एक वेदिका के भीतर संलग्न है, जिसे बहुत कथात्मक मूर्तिकला के साथ चित्रित किया गया। यहाँ आर्यक स्तंभ युक्त चबूतरी की विशेषता मिलती है। जो यह स्तूप है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से नाव की आकृति या फिर मॉडल मिले हैं। नाव की आकृति या फिर मॉडल जो मिले हैं वो कहाँ से मिले? मोहनजोदाड़ो और लोथल। मोहनजोदाड़ो और लोथल, यहाँ पे सी बनेगा करेक्ट। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था? तो बताइए कि जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था, कौन थे? तो वो शासक थे जैनुल आबदीन। ठीक है, कश्मीर के अकबर के नाम से जानते हैं, जैनुल आबदीन, ऑप्शन ए। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। और इस बुक को आप अपने नज़दीकी मार्केट से या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार डीएलएड के लिए प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस सेट भी आता है, जो कि आप अपने नज़दीकी मार्केट से इसको बाई कर सकते हैं या फिर chakshubooks.com की इनकी वेबसाइट से जाकर के आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि संगीत की टप्पा शैली, संगीत की टप्पा जो शैली है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार से परिष्कृत और विकसित हुई? तो जो टप्पा शैली है ये मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह के नाम से हम जानते हैं, इनके शासन काल में ये जो कि विकसित हुई। यहाँ पे पढ़ेंगे कि संगीत की टप्पा शैली को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत और विकसित किया गया था। टप्पा जो है हिंदुस्तानी संगीत का एक विशिष्ट शैली है। टप्पा शब्द टप्पन्ना शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टापना या फिर कूदना। टप्पा शैली की उत्पत्ति पंजाब के ऊंट सवारों के लोकगीतों से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसने
चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख संपत्ति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। सुख संपत्ति का फारसी अनुवाद कर तूतीनामा रखा था, तो जिनका नाम है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक है, इन्होंने इसका नाम तूतीनामा रखा था। अगला प्रश्न आता है कि बुल्गारिया की मुद्रा क्या है। तो बुल्गारिया की जो मुद्रा है वो ऑप्शन सी होगा, लेव। और बुल्गारिया की जो राजधानी होता है वो है सोफिया, को पता होगा सोफिया। ठीक है, सोफिया याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि कुर्कू जनजाति मध्य प्रदेश और किस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कुर्कू जनजाति की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेलघाट टाइगर रिजर्व जो पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया। तो इक्ष्वाकु जो वंश के सम्राट थे, शासक थे, इनको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया। आप आराम से इसके बारे में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि खनन क्षेत्र और खनिज, तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जादूगोड़ा झारखंड में, जो कि आप जानते हैं ये यूरेनियम के लिए फेमस है, तो सबसे पहले इसी को मिलाते हैं हम लोग, तो सी का 2 मिलेगा। सी का 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। अब इसके बारे में हम और अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे कि गुरु महिसानी जो है ये आपका पड़ता है, जैसे कि लॉ इसके लिए फेमस है। उसी तरह से अगर हम आगे देखें, तलचर उड़ीसा में, जो कि आपका एक तरह से कोयला के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कौन कहाँ पर है, तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है कि जादूगोड़ा झारखंड स्थित यूरेनियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तलचर जो है वो कोयला उत्पादन में उड़ीसा के लिए। जावर जो है वो राजस्थान का जावर क्षेत्र चांदी और जस्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और राजस्थान में जिंक तथा चांदी का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ से होता है। और उसी तरह से गुरु महिसानी जो है वो कर्नाटक स्थित लौह अयस्क उत्पादन का केंद्र है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में सामाजिक समता से क्या अर्थ है। सामाजिक समता से क्या अर्थ है। तो सामाजिक समता का अर्थ होता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ब्रह्म समाज 1828 सही है, आर्य समाज 1875 सही है, रामकृष्ण मिशन 1897 ये सही है, प्रार्थना समाज ये 1871 गलत है। प्रार्थना समाज 1800 पहले था 1866 के आसपास, 66-68, ये आप थोड़ा सा याद देख लेना। प्रार्थना समाज यहाँ पे अगर 1871 ये गलत है। प्रार्थना समाज जो कि 66-67 नहीं 67 यहाँ पे करेक्ट होगा, 67 थोड़ा सा याद रखना आप लोग। ठीक है, प्रार्थना समाज 1867 में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट आता है कि यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो देखिए यूरेशिया की मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है, यानी यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों संयुक्त रूप से होता है, तो यहाँ पे स्टेपीज हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। देखिए मिजोरम से नहीं लगती है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि मिजोरम अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है। तो देश में बात की तो म्यांमार से साझा होता है, असम के साथ, त्रिपुरा के साथ साझा होता है, लेकिन नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो सी करेक्ट आंसर बनेगा। और यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, मिजोरम की सीमा असम, त्रिपुरा और मणिपुर से लगती है, यानी 3 राज्यों के साथ असम, त्रिपुरा और मणिपुर के साथ लगती है। इसके अलावा मिजोरम की सीमाएं बांग्लादेश और म्यांमार से भी लगती हैं। मिजोरम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, इसकी राजधानी आइजोल होता है। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है। संविधान की कुंजी नोट किसने कहा है। तो अर्नेस्ट बारकर इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। अगला जो प्रश्न आता है ध्यान से देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट हमारा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों में और साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट होगा केवल 2 और 3।
यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि मशरूम के पोषण की विधि क्या है। मशरूम के पोषण की विधि क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि मशरूम के पोषण की जो विधि है, मृतक जीवी यानी कि सेप्रोफाइटिक होता है, मृत जीवी, ऑप्शन डी। मशरूम एक प्रकार का क्या होता है, जो कि फंगस होता है, कवक होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में अच्छे से लिखा गया। नेक्स्ट आता है कि क्रब रोग किसके कारण होता है? क्रब जो रोग होता है थायराइड की सक्रियता के कारण होता है, थायराइड की सक्रियता, ऑप्शन ए। एलोसोम क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एलोसोम क्या है। तो एलोसोम एक प्रकार का लिंग गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र। जैसे कि आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक लिंग गुणसूत्र है, एलोसोम को एक लिंग निर्धारण गुणसूत्र या फिर विषम गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। जनरली आप जानते हैं कि 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में देखने को मिलता है, टोटल 46। तो 22 जोड़ी जो होता है गुणसूत्र सभी मानव में समान होते हैं, ठीक है। लेकिन 23वीं जोड़ी जो होता है, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, जिसमें महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र और पुरुषों में 1 एक्स गुणसूत्र और 1 वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो यही होता है आपका 23वां जो है जोड़ी, उसी को हम कहा जाता है एलोसोम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कि क्रोमोसोम मिलकर के बने होते हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र जो होता है, वो डीएनए और प्रोटीन के मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पे हम सी को टिक कर सकते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो जो 6ठी अनुसूची है उसमें 4 राज्यों के बारे में वर्णन किया गया, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, ध्यान में रखिएगा। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो राणा प्रताप सागर जो एक परियोजना है, ये पन बिजली संयंत्र है, पन बिजली संयंत्र, और ये किस राज्य में है आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुआ है? तो बताना है आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुआ है। तो देखिए 2011 की जनगणना अगर हम बात करें तो 2001 में, ध्यान रखिएगा कि 2001 में जो लिंगानुपात था वो 1900 बोल रहा हूँ, 933 था, 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं, जबकि लेकिन 2011 में ये बढ़ करके 943 हो गया। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि वृद्धि हुआ, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिख रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में थोड़ा सुधार हुआ है। 2001 में 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, और 2011 में ये बढ़ करके 943 हो गया, तो मतलब थोड़ा सा वृद्धि हुआ है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भंडारण की दृष्टि से? तो भंडारण और उत्पादन दोनों की दृष्टि से यहाँ पे उड़ीसा शीर्ष पर है, तो सी करेक्ट होगा। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, किस राज्य की? उड़ान एक गैस आधारित जो शक्ति परियोजना है, ये महाराष्ट्र का है, तो सी यहाँ पे करेक्ट हम टिक करेंगे। कैमरून किसकी नस्ल है? तो देखिए कैमरून जो है वो नस्ल है किसकी? भेड़ की नस्ल है, ठीक है, भेड़ की नस्ल है, यहाँ पे डी हो जाता है। अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है? अ नेशन इन द मेकिंग, इस पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन ए। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की प्रसिद्ध जेवीपी समिति दिसंबर 1948 के लिए नियुक्त की गई थी, यानी किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो जेवीपी जो समिति है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे की जांच के लिए इसको गठन किया गया था, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत के संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया था, तो डी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का प्रथम जो अधिवेशन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो पहला अधिवेशन जो स्टार्ट होता है वो है 9 दिसंबर 1946 की, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि असह अध्यक्ष थे। और 2 दिन के बाद जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तीसरी बैठक जब 13 दिसंबर को होती है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष
जो कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया। अब अगला प्रश्न आता है कि उपसौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही कौन सा है। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले नोट्स प्रोवाइड कराया पृथ्वी की गतियां और उस पर एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया था, तो उसमें मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बताया, उपसौर, अपसौर और विषुव के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उपसौर के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से संबंध रखता है। बिल्कुल सही, दूरी से संबंध तो रखता है, लेकिन उपसौर क्या होता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की नजदीक दूरी को कहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को उपसौर कहते हैं, ये गलत है। अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, ना कि उपसौर। और उपसौर की स्थिति जो है वो हमेशा कब बनता है, तो हमेशा ये बनता है उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को, 3 जनवरी को बनता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारा कथन सही होगा सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सही है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के संबंध में है उपसौर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर, सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की गई थी 1784 सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813, लैंड होल्डर सोसाइटी 1844 नहीं 1837-38 में था, तो ये गलत है, ऑप्शन डी। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक खालिस्तान की रचना है, मतलब किसकी रचना है, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की ये रचना है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, वो कौन थे, तो राइट आपका बन जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी हाल ही में जो हमारा साइंस का बाइलिंगुअल जो चलता है उसमें भी मैंने कराया था। न्यून तापमान पैदा करने के लिए सिद्धांत जो है वो रुद्धोष्म में बीज चुंबकन, रुद्धोष्म में बीज चुंबकन, ऑप्शन डी। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, ऊर्जा मतलब आवृत्ति अधिक, और मैंने आपको बताया हुआ है जी एक्स यू वी आई एम आर, ये 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय, अगर इधर बढ़ते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, और अगर इधर हम बढ़ते हैं तो हमारा आवृत्ति बढ़ता है, मतलब कि ऊर्जा बढ़ता है। तो पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होगा, तो पराबैंगनी मतलब अल्ट्रा वायलेट, यहाँ पर है पराबैंगनी, इससे अधिक किसमें होगा, तो या तो एक्स किरण में या फिर गामा किरण में। तो यहाँ पे एक्स भी दिया गया, गामा किरण दिया गया, तो गामा किरण में सबसे ज्यादा ऊर्जा होगा, तो हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट है, समझ में आया। अगला है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था, तो 1924 में बंगाल में हुआ था तारकेश्वर आंदोलन, और ये मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था, तो यहाँ पे ए टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा, चलिए देखते हैं। जो तपेदिक है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो फर्स्ट का 2 के साथ, तो फर्स्ट का 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। उस तरह से बी की बात करें तो फंगस से जो है वो हमारा दाद, ठीक है, और प्रोटोजोआ से कालाजार यहाँ पे हम मिला पाएंगे, और वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा, तो कुल मिलाकर बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि चौराबड़ी, चौराबड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो चौराबड़ी जो ग्लेशियर है वो रुद्रप्रयाग जिले में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, सी करेक्ट होगा। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचना का हिस्सा है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी घाट का। ठीक है, पूर्वी घाट का यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, पूर्वी घाट। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं, तो राइट आंसर बन जाएगा हमारा जो कि पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन, यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आता है कि नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो नेत्रानी जो द्वीप पड़ता है वो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में, ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए इसके बारे में देख लीजिए कि नेत्रानी भारत का एक छोटा सा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। यह कर्नाटक के तट से भटकल तालुका में मुरुदेश्वर के मंदिर शहर में लगभग 10 मील दूर की दूरी पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को आज का ये 45 क्वेश्चंस पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।